Hello everyone, welcome to online class of physics. Today we are going to do some numericals related to the Gauss theorem applications, right? कितनी applications पढ़ी थी हमने? We studied about 3 applications. The number 1 application was electric field due to a line charge distribution. Then the second problem was electric field due to surface charge distribution, and the third one was electric field due to a charged spherical shell. तो उन तीनों से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स हैं. These problems have been asked previously in board exams. तो मैं उन्हीं के ऊपर फोकस करता हूं so that you may come to know the level of the board exam, right? So the first problem is an infinite long positively charged wire has a linear charge density lambda. कोई वायर है हमारे पास, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. कितनी उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसका डेंसिटी कितना है, लैम्डा. An electron is revolving around the wire as its center with constant velocity in a plane perpendicular to the wire. As an example being considered that this is the line charge distribution, right? So the electron is revolving around it by assuming that as its center. तो जिसके इसके अराउंड जब वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक प्लेन में, तो हमसे पूछा गया है कि पहले तो इस इलेक्ट्रॉन की, ये जो घूम रहा है इसके अराउंड वायर के, चार्ज्ड वायर के, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, नंबर 1. दूसरा हमसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी जो है लैम्डा, इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा. बेसिकली हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि अगर वायर के ऊपर ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें, चार्ज और ऐड ऑन कर दे, तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. चार्ज कम कर दें यानी कि उसकी डेंसिटी कम कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. अभी काइनेटिक एनर्जी का बेसिक ध्यान में ले आओ जरा. अगर तुम्हें किसी चीज का यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv². यानी कि आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है. मास तो चलो उसका हमें नोन ही होता है, वी नीड नॉट टू वरी अबाउट मास. व्हाट वी डोंट नो इज स्पीड v, राइट. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं. इस पार्ट को ध्यान से देखो. इलेक्ट्रॉन वायर के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. किसी चीज को रिवॉल्व करने के लिए कौन सी एनर्जी, कौन सी फोर्स की जरूरत होती है, इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई डायरेक्ट फोर्स तो है नहीं, वो तो बर्थ लेती है किसी और फोर्स से. तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स को बर्थ देने वाला कौन है, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स को बर्थ दे रही है इलेक्ट्रिक फोर्स. तो मैं यहां पे इसके सॉल्यूशन में कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम सबको पता है, mv²/r. यहां पे m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. और ये फोर्सेस को कहां से मिल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से. और तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे. वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होने वाली है. नाउ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. सो द फोर्स कम्स आउट टू बी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड. वायर कौन सी है, स्ट्रेट वायर. पिछले लेक्चर में ही हमने यहाँ पे E को फाइंड आउट किया है. कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर, इट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ओके, r यहां पे वही लेंगे, क्यों, जिस पॉइंट पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड, जितने रेडियस पे, उसी पॉइंट पे हम इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना चाहेंगे ना. तो जितना r यहां पे लिया है उतना ही r यहां पे है. डोंट बॉदर अबाउट इट. यहां से आपको सिंपली क्या करना है, आई कैन सी कि मुझे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². आई नीड v². तो v² बड़ी आसानी से यहां से निकल जाएगा. r तो कैंसिल हो गए दोनों तरफ, डिनोमिनेटर में है. यहां से v² कितना आ जाएगा, v² इज गोइंग टू बी, m उस तरफ चला गया, q लैम्डा बाय m इंटू, इसको सही करके लिख लेते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m. अब
काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? क्यू बाय लैम्डा अपॉन डिनोमिनेटर में है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। जरा करो क्या चीजें कैंसिल होती हैं। एक तो यहां से m कैंसिल हो गया, रेस्ट वी आर लेफ्ट विद, क्या बचेगा हमारे पास यहां पे? वी विल बी लेफ्ट विद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, what is the charge on electron? That is E, 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Lambda, if someone wishes to keep it Q, it can be, right? This is just to tell you कि charge on electron constant होता है। 2 into 2 becomes 4 pi epsilon naught, साथ में क्या आ गया? mass. This is the formula of kinetic energy, right? अभी आप सोच रहे होंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के रिलेशन को दिखाने वाला यही फॉर्मूला है। Now look at all the factors on your right hand side. E is the charge on electron, that is a constant quantity. Lambda has been given. 4 pi epsilon naught is also a constant and mass of electron is also a constant. तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। If kinetic energy is directly proportional to lambda, it means as you go on increasing the charge density on the wire, the kinetic energy of the revolving electron goes on increasing. तो अगर ये डायरेक्ट रिलेशन में है तो मैं यहां पे अगर इनका ग्राफ भी ड्रॉ करूं, how should that graph look like? ये प्रूफ आपने देख लिया। मैं इसका लास्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आई एम रेजिंग, राइट? कितनी आई थी काइनेटिक एनर्जी? द काइनेटिक एनर्जी वाज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज डेंसिटी ऑन वायर upon Coulomb's constant 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught into mass of electron. From here we clearly see that kinetic energy is directly proportional to charge density. Now if we draw or if we plot a graph showing the variation of kinetic energy with linear charge density on the wire, that comes out to be a straight line with some slope, right? As the charge density on the wire goes on increasing, the kinetic energy of the revolving electron goes on increasing. Let's go to the second problem. This problem is regarding the uniformly charged large sheet, right? We know that we have been given the charge on the sheet, right? तो थोड़ा सा अगर given part लिखूं मैं यहाँ पे, I'm given with Q. How much is that? 17.7 into 10 raised to power minus 4 कूलम। एरिया कितना है इस शीट का? 200 मीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। शीट से कितनी दूरी पे? शीट से 20 सेंटीमीटर दूर। मींस वही लास्ट लेक्चर वाली शीट मैंने ले ली यहाँ पे। इसके ऊपर चार्ज स्प्रेड है, कितना चार्ज स्प्रेड है वो गिवन है। इस शीट की लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके जो एरिया आया होगा वो गिवन है। इस शीट से 20 सेंटीमीटर दूर, ये लगभग जितना मेरा हाथ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर किसी को ये लेक्चर ध्यान में है तो हमने फाइंड आउट किया था कि फॉर रीजनेबल डिस्टेंसेस, बहुत ज्यादा ना हो, फॉर रीजनेबल डिस्टेंस, फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, ये मैटर नहीं करता कि शीट से आप कितनी दूर हो, फील्ड क्या मिलता है? कांस्टेंट मिलता है। अब इस बात को ध्यान में लाने के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या होता था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो, यहां पे डिस्टेंस वाला कोई फैक्टर ही नहीं है। फर्स्ट यू नीड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन यू नीड टू नो द मीडियम, और मीडियम यहां पे क्या बताया है? एयर। एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो ऑल दैट आई नीड इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा फर्स्ट, देन आई विल पुट द वैल्यू हियर। तो सबसे पहले मैं सिग्मा फाइंड आउट कर लेता हूं। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। द चार्ज वी आर गिवन विद इज 17.7 into 10 raised to power minus 4 divided by area.
मैंने डायरेक्टली यूज करनी है वैल्यूज, क्योंकि अपने एसआई सिस्टम में है, चार्ज इज इन कूलम्स एंड एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट आउट, यू विल गेट द आंसर 8.85 into 10 raised to power minus 6, and what is the unit of sigma? Coulomb per meter square. Now sigma की वैल्यू आ जाने के बाद let's find electric field intensity. It is sigma by 2 epsilon naught. The value of sigma is 8.85 into 10 raised to power minus 6 as calculated previously. Then 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, epsilon naught की वैल्यू क्या होगी? 8.85 into 10 raised to power minus 12. This is the value we have discussed in the very beginning in Coulomb's law concept. तो यहां से 8.85 कैंसिल हो गए, इसको ऊपर लेके जाऊं तो फाइनली आई विल हैव 1/2 10 की पावर माइनस 6, 12 ऊपर गई, 10 की पावर 6 बची, इट विल बिकम 0.5 into 10 raised to power 6. But I know that to write the answer in scientific notation, बिफोर द डेसिमल द फर्स्ट डिजिट मस्ट बी नॉन जीरो। तो मैं इस डेसिमल को एक प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा। अगर एक प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट करूं तो पावर क्या होती है? कम होती है, माइनस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा यहाँ पे 5 into 10 raised to power 5, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आएगी? न्यूटन पर कूलम। सो दैट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। इवन दिस स्ट्रेंथन योर थॉट कॉन्सेप्ट के उससे डी डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको उतना ही मिलेगा। 20 सेंटीमीटर की बजाय 30 सेंटीमीटर होता है या 10 सेंटीमीटर होता तब भी आंसर यही आना था। सो दिस वाज जस्ट टू कंफ्यूज यू। जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल में जो जो चीजें गिवन हो वो सारी की सारी यूज हो, ट्रिकी हो सकता है वहां पे। लेट्स गो टू द थर्ड प्रॉब्लम एंड द लास्ट प्रॉब्लम। अ स्फेरिकल कंडक्टर, यहाँ पे ये शेल है, राइट, of radius 12 centimeter has charge this much distributed over its surface. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो इनसाइड ऑन द स्फीयर एंड 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये तो वही तीनों केसेस हैं जो हमने डेरिवेशन में किए थे। सबसे पहले अगर मैं इनसाइड देखूं तो आई नो दैट कि जो चार्ज है वो तो सारा स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम कहां घूम रहे हैं? स्फीयर के अंदर। और स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। ये हमने डेरिवेशन में प्रूव कर दिया था। वी नीड नाउ टू गो इनटू डिटेल्स। एज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस सो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाते हैं ऑन द स्फीयर पे। ऑन द स्फीयर तो किसी भी जगह देख लो। ऑन द स्फीयर आप चाहते हो यहां देखना है, यहां देख लो, यहां देखना है, यहां देख लो, यहां देखना है, यहां देख लो। सब जगह पे क्या होगा? ये फील्ड कांस्टेंट होगा। एंड हाउ मच दैट इज गोइंग टू बी? दैट इज गोइंग टू बी 1/4 pi epsilon naught q by square of the radius, right? So let's substitute the values. 9 into 10 raised to power 9 into how much charge is there? The charge is 1.6 into 10 raised to power minus 7 coulombs. It is in its SI unit. Then r square है डिनोमिनेटर में, तो रेडियस यहाँ पे स्फीयर का कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर। नाउ द रेडियस इज इन सेंटीमीटर्स। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो आई विल गेट 0.12। इसका यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। नाउ इफ यू सॉल्व होल ऑफ दिस यू आर सर्टेन टू गेट द आंसर 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम। लगभग 1 लाख न्यूटन पर कूलम फील होगा। लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट, आउटसाइड ऑफ स्फीयर। आपने ग्राफ बनाया था, याद है वो ग्राफ? इस न्यूमेरिकल के बाद याद करवाता हूं। आउटसाइड द स्फीयर डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला तो सेम था, वी नो दैट। बस यहां पे कैपिटल आर की बजाय क्या आ गया था? स्मॉल आर। यहां पे कैपिटल आर रेडियस ऑफ शेल था, स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस। यहां पे इसका क्या है? स्क्वायर। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। 9 into 10 raised to power 9, the charge on sphere is 1.6 into 10 raised to power minus 7 upon what is r? r is the distance from the center to the point जहां पे निकालना है। वो कितना गिवन है? 18 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करूं डिवाइड बाय 100 करके, इट विल बी 0.18। इसका यहाँ पे क्या आ गया? स्क्वायर। नाउ इफ आई सॉल्व दिस I'm certain to get the answer 4.4 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम।
अब जरा ध्यान से देखो, अंदर फील्ड क्या है, जीरो। अगर आप सेंटर से सरफेस तक भी आओगे तो भी सब जगह खाली है स्फीयर के अंदर, आपको वहां पे क्या मिलने वाला है, फील्ड जीरो। जैसे ही आप सरफेस पे आते हो आपको 1 लाख न्यूटन पर कूलम का फील्ड मिलेगा। इस सरफेस पे आप कहीं भी घूम लो आपको सब जगह कांस्टेंट मिलना है। इस सरफेस से और दूर जाओ, मतलब 12 सेंटीमीटर तो आप पहले ही आ गए थे, अब 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहां तक आ जाओ। तो 12 से यानी कि सरफेस से 18 वाले पॉइंट तक आते आते फील्ड घटता 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 कितना रह गया, 10⁴ 10 टाइम्स लगभग कम हो गया, ये 10 गुना। तो इसका मतलब क्या है, अंदर फील्ड जीरो, सरफेस पे कांस्टेंट, सरफेस से बाहर जाएंगे ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होना। तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे याद आ रहा होगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में बनवाया था कि अगर ये डिस्टेंस r है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सेंटर पे जीरो। कहां तक जीरो रहता है, जब तक आपका डिस्टेंस आपके रेडियस के बराबर नहीं हो जाता, फील्ड जीरो। फिर रेडियस जहां पे आप सरफेस पे आ गए, सरफेस पे ये फील्ड जाके एकदम मैक्सिमम हो जाता है, और सरफेस से जब आप दूर जाने की कोशिश करते हो तो फील्ड क्या करता है, डिक्रीज। तो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट the numerical problems related to applications of Gauss theorem. With this practice problems, we are done with chapter 1. Congratulations. Let's do a worksheet to revise whole of the chapter in one shot. The first fill up is like charges dash each other and unlike charges dash each other. तो बेटा like charges के बीच में क्या होती है, repulsion। तो first fill up में आएगा रिपल्शन, और अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फिलअप। लाइटनिंग इन द स्काई इज एन एग्जांपल ऑफ डैश थ्रू एयर। क्या होता है जब लाइटनिंग होती है, तो एयर के अंदर डिस्चार्ज हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, राइट। थर्ड फिलअप, चार्जेस वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय। चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव नाम किसने दिया था, फ्रैंकलिन ने, राइट। ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्कोप। आई होप यू रिमेंबर इट्स वर्किंग। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्ज विद अर्थ इज कॉल्ड, या तो इसको बोल देते हैं अर्थिंग, या फिर हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। अर्थिंग प्रोसेस हमने डिस्कस की थी, और इसको कहां यूज करते थे, इंडक्शन प्रोसेस में। यस, आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली, क्या कहा गया है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या कही गई है, विदाउट टचिंग, इसको बिना टच किए। इट विद अ नेगेटिव चार्ज। देखो दो हिंट हो गए, पहला हिंट हो गया विदाउट टच किए करना है, दूसरा मेटल को पॉजिटिवली चार्ज करना है, कैसे, उसके पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लाके। तो ये सब फीचर्स किसके हैं, ये इंडक्शन प्रोसेस के हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। इंसुलेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इंसुलेटर्स का दूसरा नाम क्या है यहां पे, डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर इक्विवेलेंट टू इंसुलेटर्स, मतलब इनके दो नाम हैं। द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी हैविंग N1 इलेक्ट्रॉन्स एंड N2 प्रोटॉन्स। किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, हमें पता है कि जो टोटल चार्ज है वो एडिटिव है। अब N1 किसके ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, -e, राइट। और N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, +e। इफ यू ऐड देम अप तो आपके पास एक आंसर आएगा N1 - N2, आउटसाइड क्या आ जाएगा, E। सो दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट ऑन ए बॉडी। टोटल चार्ज यहां पे कितना आएगा, N1 - N2, आउटसाइड E, राइट। द नेक्स्ट फिलअप इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट इन फ्री स्पेस। स्मॉल k की बात कर रहा है ये यहाँ पे। कितनी वैल्यू होती है उसकी एसआई सिस्टम में, इट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट, कूलम पावर -2। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है, इट इज 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट्स लिखनी है, एप्सिलॉन की यूनिट्स के की यूनिट्स का उल्टा होती हैं, मतलब यहाँ पे कूलम का -2 है तो यहाँ पे कूलम का +2 आ जाएगा।
न्यूटन का +1 है तो न्यूटन का -1 आ जाएगा और मीटर का भी -1। सो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज गिवन बाय। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसको मैं यहां से F की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, Q इंटू E वेक्टर, तो इतनी फोर्स लगती है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2 यूनिट्स हमारे पास, एक तो न्यूटन पर कूलम है, दूसरी आपको समझाया था वोल्ट पर मीटर है। दोनों यूनिट्स को आप ध्यान में रखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट ए पॉइंट डैश ऑफ टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पे चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप टेस्ट चार्ज जो भी ले लो वहां पे क्या आएगा, वो इंडिपेंडेंट आएगा। एक्सप्रेशन याद है पॉइंट चार्ज का, इट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, दैट इज दिस चार्ज जिसके बारे में बात की गई है, सोर्स चार्ज बोलते थे, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R मतलब यहाँ पे डिस्टेंस, किस किस के बीच में, ये चार्ज के बीच में और जहां पे हमें ऑब्जर्व करना है। तो देखो यहाँ पे टेस्ट चार्ज जैसी कोई चीज आई ही नहीं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए पॉइंट इन स्पेस इज, क्या होता है, वो एक्चुअली फोर्स होती है एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली डेफिनेशन पूछी गई है, हमने अभी डिस्कस किया था, इट इज F वेक्टर बाय Q। तो उसको वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था, माइकल फैराडे ने, राइट। किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जो नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्सेस होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप, और इसको तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर वो क्लोज्ड लूप्स बनाएंगी तो कूलम फोर्स विल नो मोर बी कंजर्वेटिव फोर्स, बट जबकि हमें ऑलरेडी पता है कि कूलम फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज Q इज, ये यहाँ पे बेसिकली गॉस थ्योरम की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होती हैं किसी गॉसियन सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए जो चार्ज Q को कंटेन कर रही हो, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ ये मान के चलें कि मीडियम जो है वो वैक्यूम या एयर है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट। हमने डिस्कस किया था कि जो गॉसियन सरफेस है वो एक इमेजिनरी सरफेस है, तो उस गॉसियन सरफेस को जितना मर्जी छोटा या बड़ा बना लें उससे फ्लक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। तो क्या बनेगा यहाँ पे एक्सप्रेशन, कूलम मीटर। एंड आई टोल्ड यू इन दैट लेक्चर C कैपिटल रखना है, M स्मॉल रखना है, अदरवाइज इट विल लुक लाइक सेंटीमीटर्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल वेरीज इनवर्सली एज डैश ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट याद होगा। लास्ट में हम क्या लिखते थे, वी नो दैट E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब पावर की वजह से वेरी करता है, क्यूब पावर के ऊपर डिपेंड करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ डायपोल इज 0। वी नो दैट, कंफ्यूज नहीं होना। डायपोल क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज और उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे अगर हम देखें तो नेट चार्ज क्या बनेगा, दिस Q प्लस दिस Q बिकम्स 0। हालांकि हमें पता है कि डायपोल की वजह से चार्ज भले ही 0 हो पर फील्ड 0 नहीं होता। क्यों, दीज चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, दे हैव सम सेपरेशन। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लूंगा, इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस माइनस Q की वजह से कुछ और होगा, बिकॉज दे आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेज फ्रॉम पॉइंट P. When an electric dipole is placed in uniform electric field, the net force acting on the dipole is
जीरो, ये भी हमने प्रूव किया था और हमने कहा था कि इसलिए डायपोल का कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता। एन इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसेस नो डैश व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल मूवमेंट और फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाए तो एंगल क्या हो जाएगा इसके बीच में, तो इनके बीच में एंगल हो जाएगा जीरो। अगर एंगल जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे टॉर्क विच इज पीई साइन थीटा होता है, यानी कि साइन जीरो। अब ये भी क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, ये टॉर्क की बात कर रहा है। अगर मैं डायपोल को फील्ड की डायरेक्शन के साथ ही रख दूं, जैसे इस केस में आप देखो डायपोल की डायरेक्शन ये है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर आपका फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ई और पी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, जीरो। अगर एंगल जीरो है तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेट्स गेट टू द लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट फिलअप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट है यहाँ पे, हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट डिस्टेंस आर इज, कितना होता है ये होता है हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम आज की वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो डिस्टेंस दिया होता है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है। सो दीज फिलअप्स will revise the whole chapter in one glance. Let's meet in the next video with some new stuff. Till then, take care of yourself. Goodbye.